वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। आप सभी एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स एस्पिरेंट का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए प्रैक्टिस सेट 1, जो कि आपके स्क्रीनिंग एग्जाम और मेन एग्जाम दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए को एक नए साझेदार के रूप में शामिल किया जाता है और वो प्रीमियम के रूप में 5,000 रुपये का भुगतान करने के लिए सहमत होता है, लेकिन नकद में केवल 4,000 लाता है। रुपये 1,000 की शेष राशि को डेबिट किया जाना चाहिए। ऑप्शन देखिए, ख्याति खाता, बी ए का ऋण खाता, सी ए का चालू खाता, डी ए का पूंजी खाता। और यहाँ पर ए इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर एंड एग्रीज टू पे ₹5,000 एज प्रीमियम बट ब्रिंग्स ओनली 4,000 इन कैश। द बैलेंस ऑफ ₹1,000 मस्ट बी डेबिटेड टू ए गुडविल अकाउंट, बी एज लोन अकाउंट, सी एज करेंट अकाउंट, डी एज कैपिटल अकाउंट। देखिए, जब कोई नया साझेदार, नया पार्टनर एडमिट होता है तो वो कैपिटल और उसके साथ प्रीमियम भी लेकर के आता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि पार्सली वो कैश में लेकर के आया और पार्सली वो काइंड में लेकर के आया। ऐसी कंडीशन में जो यहाँ पर लिखा हुआ कि 1,000 की राशि को डेबिट किया जाएगा, तो जैसे 4,000 जो है उसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाएगी और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इसे क्रेडिट किया जाएगा। लेकिन जब 1,000 रुपये जो कि नकद नहीं लाता है, इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, तो एक ही करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर जनरल एंट्री क्या हो जाएगी कि एक का खाता पूछा गया, क्या किया जाएगा, एक के खाते को डेबिट कर दिया जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक का चालू खाता यानी कि एज करेंट अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल्य भेदभाव सफल होता है यदि, कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज सक्सेसफुल इफ। ऑप्शन देखिए, ए एकाधिकार शक्तिशाली, द मोनोपोली इज पावरफुल, बी बाजार एक अंतरराष्ट्रीय बाजार, मार्केट इज एन इंटरनेशनल मार्केट, सी विभिन्न बाजारों में मांग की कीमत लोच अलग अलग हो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफरेंट इन डिफरेंट मार्केट, और डी खरीदार मानसिक रूप से सतर्क है, बायर्स आर मेंटली अलर्ट। तो क्या कहते हैं, देखिए मूल्य भेदभाव कहाँ पर सफल होगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा कि बाजार एक अंतरराष्ट्रीय बाजार है, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट कंपनी अपने अकॉर्डिंग वो प्राइस को रख सकते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर, मार्केट इज यानी इंटरनेशनल मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक साझेदार अपना हिस्सा किसी बाहरी व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है। ए पार्टनर कैन ट्रांसफर इज शेयर टू एन आउटसाइडर। कब कर सकता है कोई भी पार्टनर बाहरी व्यक्ति को अपना जो शेयर है ट्रांसफर कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ए अन्य साझेदारों की सहमति के बिना लेकिन रजिस्ट्रार की सहमति से, बी सरकार की सहमति के बिना, सी न्यायालय की सहमति से, और डी अन्य साझेदारों की सहमति से। ए विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर बट विद द कंसेंट ऑफ रजिस्ट्रार, बी विदाउट द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट, सी विद द कंसेंट ऑफ कोर्ट, एंड डी विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। तो याद रखिए, कोई भी डिसीजन, चूंकि ये जो पार्टनरशिप होता है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये म्यूचुअल एग्रीमेंट से होता है, तो यहाँ पर कोई भी डिसीजन होगा तो सारे ही पार्टनर्स का एग्री होना जरूरी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, दैट इज अन्य साझेदारों की सहमति से विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंदी की स्थिति तब होती, कंडीशंस ऑफ रिसेशन प्रिवेल व्हेन। अब देखिए यहाँ पर रिसेशन, बूम, रिकवरी और डिप्रेशन 4 स्थितियां होती हैं, जिनमें से कहा गया है कि मंदी यानी कि रिसेशन की प्रोसेस कब होता है, रिसेशन कब होता है। ऑप्शन देखिए, ए मांग धीरे धीरे बढ़ती है, डिमांड इंक्रीजेस स्लोली, बी मांग सुस्त है, डिमांड इज स्लगिश, सी मांग आपूर्ति से अधिक होती है, डिमांड इज मोर देन सप्लाई, डी कोई आपूर्ति नहीं है, नो सप्लाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, दैट इज मांग सुस्त है, तो वहां पर रिसेशन होगा, डिमांड इज स्लगिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे उद्योग जो अन्य उद्योगों को सहायक सेवाएं प्रदान करते हैं कहलाते हैं। द इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू अदर इंडस्ट्रीज आर नोन एज। ऑप्शन देखिए, प्राथमिक उद्योग प्राइमरी इंडस्ट्रीज, बी द्वितीयक उद्योग सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, सी वाणिज्यिक उद्योग कमर्शियल इंडस्ट्रीज, डी तृतीयक उद्योग टर्सरी इंडस्ट्रीज। तो देखिए यहाँ पे जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री जनरली रॉ मटेरियल के लिए होती है, जहाँ पर नेचुरल जो भी रिसोर्सेज है वहाँ से गुड्स लाया जाता है या प्रोक्योर किया जाता है। बी जो कि द्वितीयक उद्योग है,
सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि जो भी रॉ मटेरियल वगैरह फर्स्ट प्राइमरी इंडस्ट्रीज से लाया गया उसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो ये द्वितीयक उद्योग होता है। वाणिज्यिक उद्योग ये कॉमर्शियल है जिसमें कि सारी चीज़ें आ जाती हैं। और डी तृतीय उद्योग है जो कि टर्सरी इंडस्ट्रीज है। तो देखिए जब भी हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी होता है। टर्सरी उद्योग जो होता है तृतीयक उद्योग है, इसका काम ही सिर्फ जो भी प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को सेवाएं प्रदान करना है। उनको एक तरह से जैसे ट्रांसपोर्टेशन, इस तरह के एड्स, एडवर्टीजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, ये सब फैसिलिटीज अवेलेबल कराना। तो जैसा कि यहाँ पे सेवाएं की बात हुई कि सहायक सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, दैट इज तृतीयक उद्योग, टर्सरी इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंडो ड्रेसिंग किस परंपरा द्वारा प्रतिबंधित है? विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड बाय द कन्वर्जन ऑफ। ऑप्शन देखिए, कहते हैं कि विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? कोई बात को छुपाना, तो विंडो ड्रेसिंग ना करें। और वो किसके द्वारा प्रतिबंधित है? तो ऑप्शन देखिए, रूढ़िवाद, कंजर्वेटिव, बी प्रकटीकरण, डिस्क्लोजर, सी मटेरियलिटी और भौतिकता, और डी है लाभप्रदता, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी। तो देखिए जहाँ पर कंजर्वेटिज्म की बात होती है, जैसे एक परंपरावादी जो चीज़ें चली आ रही हैं कि जैसे हम कोई भी एसेट है तो उसको हम एट कॉस्ट लिखते हैं, उसको मार्केट वैल्यू पे नहीं लिखते हैं, आपने देखा होगा। दूसरा है बी प्रकटीकरण, दैट इज डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर कहता है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज में कि जो भी चीज़ें हैं उनको डिस्क्लोज किया जाना चाहिए, उसमें कुछ भी छुपाया नहीं जाना चाहिए। और सी है भौतिकता, दैट इज मटेरियलिटी, मतलब वो ऐसे आइटम, एनी डिसीजन विच कैन चेंज द डिसीजन ऑफ द, एनी आइटम विच कैन चेंज द डिसीजन ऑफ द यूजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, दैट इज उसको मटेरियल आइटम कहा जाता है। और डी लाभप्रदता, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी, जिसके अंदर में प्रॉफिट होता है। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि विंडो ड्रेसिंग किस परंपरा द्वारा प्रतिबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज प्रकटीकरण। डिस्क्लोजर में कहा गया है कि कोई चीज़ आप छुपा नहीं सकते, विंडो ड्रेसिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, यह है की विशेषता है जहां विभिन्न विभाग बनाकर एक ही छत में सामान बेचा जाता है। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, और फिल इन द ब्लैंक्स है, वेयर इन वन रूफ गुड्स आर सोल्ड बाय मेकिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट। ऑप्शन देखिए, बहुसंख्यक दुकानों द्वारा, मल्टीपल शॉप्स, मल्टीपल, बी है विभागीय भंडार, डिपार्टमेंटल स्टोर, सी है थोक व्यापार, होलसेल ट्रेड, और डी फेरी वालों यानी कि हाकर्स। तो देखिए जहाँ पर एक ही कहा गया कि एक छत के नीचे और कई तरह की सेवाएं दी जाती, कई तरह की गुड्स सेल किए जाते हैं, तो यहाँ पर ऐसे स्टोर को किया जाता है। तो बहुसंख्यक दुकानें हो गई कि मल्टीपल शॉप्स हैं अलग अलग जगह पे, जहाँ पे एक तरह से चेन शॉप्स हो जाती। और डिपार्टमेंटल स्टोर ऐसा होता है कि एक ही जगह पर कई डिपार्टमेंट होते हैं, उनको बोलते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर। और थोक व्यापार जैसा कि देखते हैं कि रिटेलर और मैन्युफैक्चरर दोनों के बीच मीडिएटर का काम करता है होलसेलर। और हॉकर्स वो होते हैं जो कि जगह जगह जा करके अपने सामान बेचते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, दैट इज विभागीय भंडार, डिपार्टमेंटल स्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंधन का सिद्धांत जिसका तात्पर्य है कि एक ही उद्देश्य वाली गतिविधियों के समूह के लिए वन हेड, वन एंड वन प्लान होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच इंप्लाइज, ऐसा प्रिंसिपल देखिए हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल आपने पढ़े। हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल में 14 प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल ने कहा है कि एक ही प्लान, एक वन हेड एंड वन प्लान होना चाहिए। वन हेड एंड वन प्लान फॉर ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया? विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है जनरली कि जो भी कर्मचारी हैं तो या डिपार्टमेंट आप यूँ कह लीजिए, तो उन डिपार्टमेंट को अलग से अपनी चीज़ों के लिए उन्हें स्वच्छंद किया जाता है। जैसे परचेजिंग के लिए तो वो अपने गुड्स को स्वयं परचेज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण। दूसरा प्राधिकरण और जिम्मेदारी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अथॉरिटी क्या होती है? अथॉरिटी किसी को सौंपी जाती है कि आप उसकी जगह पर काम कर सकते। जैसे सुपीरियर अपनी अथॉरिटी को अपने सबॉर्डिनेट को सौंप सकता है काम के लिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास होती, जिम्मेदार वही होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो और सी है निर्देशन की एकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। और डी है नियंत्रण की एकता, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। तो देखिए जो ये लिखा हुआ यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड के अंतर्गत क्या होता है कि एक सुपीरियर, एक सबऑर्डिनेट को का एक ही सुपीरियर हो सकता है, इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि एक ग्रुप का एक ही हेड होगा और एक ही प्लान होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, दैट इज निर्देशन की
की एकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कम लागत वाली पूंजी कौन सी है? विच टाइप ऑफ कैपिटल इज लो कॉस्ट कैपिटल? ऑप्शन देखिए, ए इक्विटी कैपिटल, बी डिबेंचर पूंजी डिबेंचर कैपिटल, सी अधिमान पूंजी प्रेफरेंस कैपिटल, डी सुरक्षित कमाई दैट इज रिटेन्ड अर्निंग। देखिए कम लागत वाली पूंजी की बात कही गई, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल जहां पर कम आए, फाइनेंसिंग की कॉस्ट कम आए, वो पूछा गया। तो आप देखते हैं कि इक्विटी कैपिटल या अधिमान पूंजी जिसे रिटेन्ड प्रेफरेंस कैपिटल कहा गया है, या डी है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है कि एक लंबे समय तक जो भी शेयर होल्डर्स का अर्निंग अमाउंट होता है उसको जो रोक लिया जाता है कंपनी के द्वारा, और फिर उसी को उनसे एक तरह से एक मीटिंग करके, जिसको आप कह सकते हो कि ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करके, और उस अमाउंट पर उनसे एक परमिशन ले लिया जाता है कि हम आपके इस अमाउंट को यूज करेंगे और इस पर आपको रिटर्न देंगे। लेकिन ये जो डिबेंचर पूंजी, जो डिबेंचर कैपिटल है, डिबेंचर कैपिटल क्या होता है, इस पर एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और जिसको दे करके कंपनी क्या कर लेती है, एक तरह से छुटकारा पा लेती है, उस पर आगे उनकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती। तो ये सबसे सस्ती मानी जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, दैट इज डिबेंचर कैपिटल, डिबेंचर पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो या दो से अधिक फर्म एक साथ मिलकर एक नई व्यावसायिक इकाई का निर्माण करती हैं जो कानूनी रूप से अपने अभिभावक से अलग और विशिष्ट होती है, तो इसे इस रूप में जाना जाता है। वेदर टू आर मोर फर्म्स कम टुगेदर टू क्रिएट अ न्यू बिजनेस एंटिटी दैट इज लीगली सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स पेरेंट्स, इट इज नोन एज। देखिए दो ऐसी कंपनी जो अलग अलग है, दोनों मिलकर के एक टाइम पीरियड के लिए या किसी पर्टिकुलर जॉब को, पर्टिकुलर वर्क को जो है कंप्लीट करने के उद्देश्य से साथ में आती हैं, और फिर वो जब ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है तो वो फिर अलग हो जाती हैं। तो इसे क्या कहा गया? ऑप्शन देखिए, अनुबंध निर्माण दैट इज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, बी फ्रेंचाइजिंग, सी है संयुक्त साहस ज्वाइंट वेंचर, डी लाइसेंसिंग। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? संयुक्त साहस दैट इज ज्वाइंट वेंचर। जैसे आपने देखा कि हीरो और हांडा दोनों मिलकर के इनका ज्वाइंट वेंचर था, जेवी दैट इज इन दोनों का, और फिर बाद में इन्होंने आपने देखा कि ये अलग अलग भी हो गए हैं। अब आजकल जो गाड़ियां बनती, हीरो की अलग बनती है, होंडा की अलग बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गतिविधियों का निर्धारण और समूहीकरण, प्राधिकरण का प्रत्यायोजन, प्रबंधन का विस्तार आदि निम्नलिखित के काम काज में शामिल है। द डिटर्मिनेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एक्सेट्रा आर इन्वॉल्व इन द फंक्शनिंग ऑफ। ऑप्शन देखिए कई दिए गए कि ये जो डेलीगेशन, ये ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज है ना, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब अपने कार्य को सौंपना, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट सेक्टर, ये सब किसके, तो कौन से फंक्शन में शामिल हैं? तो देखिए यहाँ पर जो भी आप देख रहे हो दैट इज आयोजन, प्लानिंग, संगठन, ऑर्गेनाइजिंग, सी निर्देशन, डायरेक्टिंग और डी नियंत्रण, ये सारे के सारे फंक्शन किसके? मैनेजमेंट के फंक्शन हैं। अब उसमें से भी कहा गया है कि इन मैनेजमेंट के फंक्शन में किस फंक्शन के अंतर्गत ये सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, दैट इज संगठन, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर में ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधक जो लोगों को स्पष्ट रूप से या प्रत्यक्ष रूप से प्रेरित करता है और असहयोग के लिए किसी प्रकार की धमकी देता है का उपयोग कर रहा है। द मैनेजर हु मोटिवेट्स पीपल एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली, थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग का मतलब होता है डराना, धमकाना, पनिशमेंट ऑफ सम काइंड ऑफ नॉन कोऑपरेटिंग यूजिंग। देखिए हर तरह का जो मैनेजर के द्वारा एक पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह की लीडरशिप यूज किया जाता है। ऑप्शन में आप देख सकते हो सकारात्मक नेतृत्व, पॉजिटिव लीडरशिप, बी नकारात्मक नेतृत्व, निगेटिव लीडरशिप, सी केंद्रीकृत नेतृत्व, सेंट्रलाइज लीडरशिप, और डी विकेंद्रीकृत नेतृत्व, डिसेंट्रलाइज लीडरशिप। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पैरा में कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसको डरा करके और काम को, देखिए किसी को मोटिवेट करके और उसको पॉजिटिव वे में एक तरह से मोटिवेट करके भी काम कराया जाता है, और कभी कभी जरूरत पड़ती तो वही मैनेजर एक तरह से निगेटिव मोटिवेशन का भी काम करता है, एक तरह से निगेटिव लीडरशिप का भी यूज करता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा नकारात्मक नेतृत्व, निगेटिव लीडरशिप, क्योंकि वो यहाँ पर थ्रेटनिंग या पनिशमेंट की धमकी दे करके और उसको जो है काम करने के लिए प्रेरित कर रहा
रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे कि एक व्यक्ति एक मत सामान्यता किसके द्वारा अपने वन मैन वन वोट इज नॉर्मली अडॉप्टेड बाई, कहाँ पर ये ऐसा किया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशंस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे दी हुई है। पहला है कि ए सरकारी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी, बी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सी सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी और डी निजी लिमिटेड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो जहाँ पर एक व्यक्ति एक मत होता है वो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में होता है, दैट इज सी सहकारी समिति, ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी में होता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजय लिमिटेड की बिक्री ज्ञात करें यदि बेची गई वस्तुओं की लागत ₹72,000 है और सकल लाभ बिक्री का 10%। फाइंड आउट द सेल्स ऑफ अजय इफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 72,000 एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज 10% ऑफ सेल्स। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर कहा गया है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना, देखिए COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो है 72,000 और जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है वो कितना है 10% है। लेकिन ये किस पर दिया हो, 10% ऑफ सेल्स दिया। अब आप देख सकते हो कि जो कॉस्ट दी हुई वो ये अमाउंट 72,000 वो कॉस्ट दिया है और जो परसेंटेज दिया वो सेल्स का दिया है। तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको हम जो परसेंटेज ऑफ सेल्स है वो हमें इस पर कॉस्ट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो याद रखिए हमारा एक फार्मूला होता है कि सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस CP और प्लस होता है प्रॉफिट। अब आप देखोगे कि यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है, जैसे प्रॉफिट परसेंटेज 10 है ना, और सेल्स मान लीजिए 100, जब भी जिस पर भी परसेंटेज दिया हो उसको 100 आप मान लीजिए। आप देख रहे हो यहाँ पे 10% सेल्स का दिया है ना, तो सेल्स को हमने 100 मान लिया और प्रॉफिट है 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 90। अब आप देख पा रहे हो कि जो परसेंटेज ये 10 जो 100 पे 10% था वो 90 पे आप देखोगे तो ये 1/9 हो जाएगा या ये हो जाएगा 11.11% आ जाएगा। तो इस तरह से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 72,000 इंटू आप सीधे कर लीजिए 1/9 और दैट इज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80,000। अगर हम परसेंटेज में निकालेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 80,000। तो ये हमने परसेंटेज में कैलकुलेट कर लिया है, तो यहाँ पे 80,000 का आंसर आ जाएगा। और राइट आंसर आप देख सकते हो कि यहाँ पर है 80,000। पूछा गया है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज परसेंटेज ऑन सेल्स, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसका 72,000 और ग्रॉस प्रॉफिट 10% है और पूछा गया है कि सेल्स कितनी होगी। देखिए सेल्स, तो सेल्स कितना हो जाएगा 80,000 हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विशाल लिमिटेड के सकल लाभ की गणना करें यदि स्टॉक टर्नओवर 10 गुना है और औसत 8,000 रुपये है। औसत स्टॉक पूछा, एवरेज स्टॉक कितना है 8,000 है और विक्रय मूल्य लागत से 20% अधिक है। कंप्यूट द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ विशाल लिमिटेड इफ स्टॉक टर्नओवर इज 10 टाइम्स, एवरेज स्टॉक इज 8,000 एंड सेलिंग प्राइस इज 20% एबव कॉस्ट। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं क्वेश्चन में कि सेलिंग प्राइस कहा गया किस पर 20% एबव कॉस्ट, कॉस्ट पर 20% है। अब देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जिसको स्टॉक टर्नओवर रेशियो बोलते हैं, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब देखिए यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट इज 10 दिया हुआ है और एवरेज इन्वेंट्री कितना दिया हुआ वो है 8,000। अब अगर यहाँ पर हम COGS की बात करें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि नहीं दिया है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके और कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 80,000। कितना हो गया ये 80,000 हो गया। अब यहाँ पर कहा गया है कि सेलिंग प्राइस 20% एबव कॉस्ट पूछा गया, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। तो इसी 80,000 का अगर 20% आप कैलकुलेट करोगे तो अमाउंट कितना हो जाएगा 16,000, क्योंकि कॉस्ट का ही परसेंटेज कहा गया। आप ध्यान दे सकते हैं कि 20% एबव कॉस्ट, कॉस्ट पर ही 20% है, तो कॉस्ट हमारी जब 80,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई तो उसका 20% निकालोगे 16,000 और इस तरह से राइट आंसर आप देखिए बी होगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्नीचर की खरीद 10 लाख रुपए में की गई लेकिन इसे क्रय खाते में उधार किया गया। ये मामला है, देखिए परचेज ऑफ फर्नीचर ₹10 लाख बट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। ये जो उधार है इसका मतलब ये है कि डेबिट किया गया। डेबिट कहाँ पे करेंगे, अब देखिए फर्नीचर परचेज किया गया है और उसको कहाँ पे लिख दिया गया, एंट्री हो गई परचेजेस अकाउंट डेबिट में। तो कह रहे हैं कि ये जो डेबिट किया गया ये किस तरह की गलती है,
तो ऑप्शन में देखिए गलतियां किस तरह के, एक सिद्धांत की त्रुटि, एरर ऑफ प्रिंसिपल। सिद्धांत का मतलब ये हो गया कि देखिए जैसे बाय रूल क्या होता है कि कोई भी एक्सपेंस भी डेबिट होता है और कोई भी असेट भी डेबिट होती है। अगर हम किसी असेट को हम एज एन एक्सपेंस लिखेंगे तो ये बात सच है कि हमारा ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे गलती तो हो रही है। और वो गलती कैसे हो रही है, प्रिंसिपल जैसी गलती हो रही है। दूसरा देखिए क्षतिपूर्ति का, कंपेंसेटिंग एरर। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए परचेजेस में और सेल्स में दोनों से एक अमाउंट है जो कि एलिमिनेट कर दी गई, 1000 ना तो परचेज में लिखी गई और ना ही सेल्स में लिखी गई, तो दोनों जगह पर जब नहीं लिखी जाएगी, या आप ऐसे कर लीजिए कि कैश में और सेल्स में भी नहीं लिखी गई है, तो 1000 वो कंपेंसेट हो जाएगा और उसका बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तीसरा भूल की त्रुटि, कोई भी ऐसा आइटम जो कि पूरी तरह से भूल जाते हैं उसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। और एरर ऑफ कमीशन क्या होता है कि सही अकाउंट में तो लिखा गया है, ठीक है, जैसे मान लीजिए सेल्स में लिखना है या कैश बुक में लिखी है या सेल्स बुक में लिखा गया है, तो वहाँ पर लिखा तो सेल्स बुक में गया लेकिन गलत अकाउंट में लिख दिया गया, एक्स के खाते में लिखना था लिख दिया वाई के खाते में, तो इसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि परचेजेस आप जो फर्नीचर है उसको लिख दिया परचेजेज अकाउंट में, ये गलती है, वो सिद्धांत की त्रुटि का है। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, नई मशीनरी खरीदी गई 1 लाख रुपए में, उस पर भाड़ा खर्च हुआ है 10,000 रुपए, स्थापना खर्च है 25,000 रुपए, और कहते हैं स्थापना खर्च को डेबिट किया जाएगा। द न्यू मशीनरी इज परचेज फॉर 1 लाख एंड फ्रेट रुपीज 10,000 एंड इंस्टॉलेशन चार्जेज इज 25,000, द इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेज विल बी डेबिटेड। पूछा गया कि जो ये 25,000 का इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेज है उसको कहाँ पर कहाँ डेबिट किया जाएगा। ऑप्शन देखिए, स्थापना खर्च खाता, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेज अकाउंट, बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी एक्सपेंसेज अकाउंट, डी मशीनरी अकाउंट। देखिए जब कभी भी कोई ऐसा एक्सपेंस किया जाता है जो कि नई मशीनरी या नई बिल्डिंग या कुछ भी इस्टेब्लिश करने के लिए होता, किसी नई एसेट के लिए होता है, ये ऐसा एसेट होता है, ये ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो कि दिखने में तो रेवेन्यू नेचर के हैं लेकिन उन्हें कैपिटलाइज कर दिया जाता है और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, पूंजीगत खर्च बन जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेज ये मशीनरी को बनाने के लिए है और मशीनरी के अकाउंट में ही डेबिट करा जाएगा और इस तरह से ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाते हैं। और डेबिट किसे करेंगे, मशीनरी अकाउंट में। अगर जनरल एंट्री की बात करें तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट इसकी जनरल एंट्री होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुरेंद्र और ओम प्रकाश एक फर्म में साझेदार हैं, 5 और 2 के अनुपात में लाभ बांटते हैं और नया पार्टनर है 1/वे फर्म के लाभों में 1/3 हिस्से के लिए कुलभूषण को साझेदार के रूप में स्वीकार करते, तो नया लाभ विभाजन अनुपात होगा। सुरेंद्र एंड ओम प्रकाश आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:2। दे एडमिट कुलभूषण एज ए पार्टनर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे कि सुरेंद्र और ओम प्रकाश यानी कि ओम है और इनका रेशियो 5:2 और इन्होंने कुलभूषण को एडमिट किया है कितने के लिए, 1/3 के लिए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए क्या करेंगे, हम पहले तो मानेंगे कि लेट द फर्म बी 1, लेट फर्म बी 1, माना कि फर्म क्या है, 1 है। अब रिमेनिंग शेयर निकालेंगे, रिमेनिंग शेयर आफ्टर कुलभूषण, कुलभूषण को देने के बाद में रिमेनिंग शेयर क्या बचेगा, तो 1 - 1/3, इसको सॉल्व करोगे तो 2/3। अब देखिए ये जो 2/3 हिस्सा है, अगर कहीं पर 3 हिस्सा है ऐसे कर लीजिए, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो 1 हिस्सा है वो किसका है, ये कुलभूषण का हिस्सा है, बाकी 2/3 बच गया। अब ये जो 2/3 हिस्सा बचा ना, इसको ये इन दोनों के लिए है। तो देखिए सुरेंद्र और ये ओम का, तो देखिए 2/3 और ये 2/3 को ये लोग अपने उसी रेशियो में जैसे 5/7 और 2/7 में, और देखिए इनका जो कुलभूषण का है रेशियो वो ऑलरेडी 1/3 है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा और 3 × 7 = 21 हो जाएगा और यहाँ पर 4/21 हो जाएगा। और यहाँ पे 21 लाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी तो 7/21 हो जाएगा। दिस गिव्स 10:4:7 और ये हमारा क्या आ गया, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। अब हम देख लेते हैं कि हमारे इसमें कौन सा आंसर बन रहा है। तो देखिए आप आंसर मैच करा सकते हैं कि 10:4:7, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द
राइट आंसर 10:4:7। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक चालू दायित्व में शामिल नहीं है। करंट लायबिलिटी क्या होती है? एक साल के अंदर में जो भी लायबिलिटी पे करनी होती है उसे हम करंट लायबिलिटी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड इन करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी में देखिए ऑप्शन 4 हैं। ए देय बिल, बिल्स पेबल, बी संभाव्य दायित्व कंटीजेंट लायबिलिटी, सी व्यापारिक लेनदार ट्रेड क्रेडिटर्स, डी ऋण पत्रों पर अदत्त ब्याज इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। तो देखिए यहाँ पर बिल्स पेबल, ट्रेड क्रेडिटर या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ये सब करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है, जबकि कंटीजेंट लायबिलिटी ये करंट लायबिलिटी का पार्ट नहीं होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज कंटीजेंट लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वदत्त बीमा खाता प्रीपेड इंश्योरेंस इज। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है? ए ऑप्शन है एन एक्सपेंस है, बी एक आय है रेवेन्यू है, सी एक संपत्ति एन एसेट, डी एक दायित्व ए लायबिलिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाए कि प्रीपेड इंश्योरेंस एक एसेट है, संपत्ति है। तो दीज वर द 20 क्वेश्चंस ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट 1। होपिंग कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया और ये क्वेश्चन आपको हेल्पफुल होते हैं आपके एग्जाम में तो हमें कमेंट करना ना भूलिएगा। जल्दी हम आपके सामने हाजिर होंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर के। थैंक यू सो मच।